आज का टॉपिक आप लोग का है भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को तीन भागों में बांटा जा सकता है, यानी इसके तीन फेज हो सकते हैं। पहला जो फेज है यानी चरण 1 इसका जो है वो भारतीय संविधान का इतिहास है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा चरण जो इसका है वो भारतीय संविधान का परिचय है, यानी इंट्रोडक्शन अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरा चरण यानी तीसरा फेज इसका संविधान के भाग और अनुच्छेद, पार्ट एंड आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले हम चरण 1 पे ध्यान देते हैं। तो चरण 1 पे ध्यान देने से पहले चरण 1 में हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान के इतिहास के बारे में बात करते हैं। भारतीय संविधान के इतिहास की बात जब हम करते हैं तो भारतीय संविधान के इतिहास की शुरुआत हम लोग कि ईस्ट इंडिया कंपनी में भारत में आने के बाद से ही शुरू हो चुकी थी। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आने के साथ ही नए नए रेगुलेशन, नए नए कानून, नए नए एक्ट को लाना शुरू कर दिए और इस तरह से भारतीयों ने किसी एक्ट के तहत, किसी रेगुलेशन के तहत काम करना शुरू किया। इससे पहले राजाओं महाराजाओं के द्वारा कुछ ना कुछ कोई ना कोई आदेश या कुछ पारंपरिक रूप से चले आ रहे नियम कानून को ही फॉलो किया जाता था। लेकिन अब अंग्रेजों के कंपनी के आने के बाद यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद बहुत सारे नए नए एक्ट आने लगे। उन सारे एक्ट को भारतीयों के द्वारा फॉलो किया जाने लगा, भारतीयों के द्वारा उनको मानने जाने लगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान का जो इतिहास की शुरुआत होती है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में आने के साथ ही हो जाती है। भारतीय संविधान के इतिहास में सबसे पहला जो एक्ट आता है वो एक्ट है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के पहले भी बहुत सारे ऐसी घटना हुई है जो कि हमारे संविधान के, हमारे इतिहास को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। उसमें अगर देखा जाए तो सबसे पहला जो है वो प्लासी का युद्ध है। प्लासी का युद्ध यानी प्लासी का युद्ध आपका 1756 ईस्वी में जो प्लासी का युद्ध हुआ था, उस युद्ध के दौरान भारतीय सेनाओं की अंग्रेजी सेनाओं के साथ पूरी तरह से हार हुई। इसके बावजूद 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। इस बक्सर के युद्ध में भी हमारे भारतीय सेनाओं को हारना पड़ा था। और इस तरह से बक्सर के युद्ध और प्लासी के युद्ध में हारने के बाद पूरी तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय व्यापार, भारतीय राजनीति ये सब अंग्रेजों के हाथ में चली गई और अंग्रेजों ने यहाँ पे द्वैत शासन की शुरुआत करनी शुरू की। यानी 1764 के प्लासी के युद्ध के बाद 1765 में एक संधि हुई, इलाहाबाद की संधि, और उस संधि के बाद से ही हमारे यहाँ द्वैत शासन की शुरुआत हो गई। 1765 से 1772 ईस्वी तक ये द्वैत शासन चला। उसके बाद 1773 ईस्वी में इस द्वैत शासन को समाप्त करने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गवर्नर जनरल पद को दिया गया। गवर्नर जनरल पद को दिया गया और इसके सहायता के लिए 4 सदस्य भी और दिए गए और इस मंडल के द्वारा इस रेगुलेटिंग एक्ट को रेगुलेट किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत और भी बहुत सारे काम किए गए, जिसमें कि सबसे पहला जो काम है वो ये है कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इस सर्वोच्च न्यायालय में आपको क्या कहते हैं वो उसको, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के तौर पे एलिजा इम्पे को रखा गया। उसके बाद और भी बहुत सारे चीज, जैसे कि 1774 ईस्वी में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना हुआ, ये तो मैंने बता ही दिया। उसके बाद बंगाल में द्वैत शासन को समाप्त, सबसे बड़ा चीज की रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल में द्वैत शासन को समाप्त किया गया। फिर 1784 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एक्ट आया। इस ईस्ट इंडिया एक्ट के तहत जो 1773 ईस्वी में जो भी त्रुटि थी, जो भी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में त्रुटि थी, उसको खत्म किया गया। साथ साथ 1784 के इस एक्ट के द्वारा और भी, जैसे कि जो द्वैत शासन समाप्त कर दिए गए थे, उस द्वैत शासन को फिर से शुरू कर दिया गया। कहने का मतलब हुआ कि भारतीय कॉमर्स यानी भारतीय व्यापार को और भारतीय राजनीति को अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट करके, अलग अलग विभाग में बांट करके अलग अलग ढंग से इसको रेगुलेट किया गया। ये जो 1784 ईस्ट इंडिया एक्ट है जो है, इसके तहत किया गया। 1786 का जो एक्ट आया, इस 1786 के एक्ट में किया क्या गया कि 1786 के एक्ट में इसके अंतर्गत
जो गवर्नर जनरल का पद हमारे यहाँ से लाया गया था, उस पद को अब एक और दायित्व दिया गया जिसको कहा जाता है सर्वोच्च सेनापति का दायित्व। और 1786 के एक्ट के तहत सबसे मुख्य कार्य यही हुआ कि सर्वोच्च सेनापति का दायित्व गवर्नर जनरल को दे दिया गया। 1793 के चार्टर एक्ट में देखा जाए तो 1793 के चार्टर एक्ट में कंपनी के जो कर्मचारी थे उनका वेतन से रिलेटेड कुछ बात थे, उनका उसके बारे में एक्ट लाया गया। इस तरह से विभिन्न प्रकार के जो एक्ट 1813 के एक्ट में, जैसे कि 1813 के एक्ट में ईसाई धर्म का प्रचार, कंपनी के व्यापार पर का अधिकार को समाप्त करना, 1833 के चार्टर एक्ट में भी उसी तरह से गवर्नर जनरल को, भारत का गवर्नर जनरल को, मतलब बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और उसी तरह से 1853 का है, 1858 का है, 1861 का, इससे विभिन्न डिफरेंट टाइप्स ऑफ मतलब यहाँ पे एक्ट आए। और इन सारे एक्ट का अपना कुछ ना कुछ अपना क्या कहते हैं, अपना पर्सनल कुछ दायित्व था, पर्सनल कुछ फंक्शन था जिसको यहाँ रेगुलेट किया गया। इस प्रकार देखा गया कि संविधान इस सारे एक्ट के बाद हमारा 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, इस भारत शासन अधिनियम के बाद हमारे संविधान के निर्माण की पहल की गई। अब हम लोग विभिन्न प्रकार के एक्ट के द्वारा जो विभिन्न प्रकार के जो कार्य किए गए, उन सभी कार्यों को हम लोग देखेंगे। सबसे पहला जो हम लोग पिछले अभी हम लोग पहले देखें कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, तो उसमें भी मैंने कहा था कि गवर्नर जनरल पद का सृजन किया गया था। दूसरा इसमें देखा गया सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जो कि 1774 ईस्वी में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। इसके मुख्य न्यायाधीश के तौर पर एडिटा इम्फे को रखा गया। फिर 1784 के ईस्वी के एक्ट में राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को अलग कर दिया गया। और इस तरह से राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को अलग करके जो 1773 ईस्वी में हम लोग द्वैध शासन को समाप्त किए थे, अब उसी द्वैध शासन को फिर से शुरू कर दिया गया 1784 के ईस्वी के एक्ट में, जिसमें राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को अलग अलग विभाग में बांट दिया गया। ब्रिटिश कंपनी के कार्य क्षेत्र के अधीन, यानी उसके अधीन जो भी, यानी ब्रिटिश कंपनी के जो कार्य क्षेत्र के अंतर्गत जो भी राज्य आते थे या जो भी क्षेत्र आते थे, उन सबको ब्रिटिश के अधीन समझा गया, यानी ब्रिटेन के अधीन समझा गया। 1786 का एक्ट, 1784 के बाद 1786 का एक्ट आता है। 1786 के एक्ट में सिर्फ बस एक ही बात मेन रूप से आई, वो कि गवर्नर जनरल का जो पद था उसको मुख्य सेनापति घोषित किया गया। उसके बाद 1793 का जो चार्टर एक्ट था, इस 1793 के चार्टर एक्ट में हम लोग ये देखें कि कंपनी का जो नियंत्रण बोर्ड था और कंपनी के नियंत्रण बोर्ड के तथा कंपनी के जो कर्मचारी थे, यानी कंपनी के नियंत्रण बोर्ड तथा कंपनी के कर्मचारी के वेतन को देने की व्यवस्था भारतीय संविधान के भारतीय राजस्व से ही की गई। यानी भारत के द्वारा जो भी राजस्व लिया जाता था, कर वसूला जाता था, उन्हीं कर में से ये कंपनी के नियंत्रण बोर्ड और कंपनी के कर्मचारियों को वेतन देने की व्यवस्था की गई। व्यापारिक अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। 1793 के चार्टर एक्ट का मुख्य वो कार्य थे। 1813 का जो चार्टर एक्ट था, उसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि व्यापारिक अधिकार जो था ब्रिटेन का, जो यानी ब्रिटिश कंपनी को जो व्यापारिक एकाधिकार था भारत पे, उस एकाधिकार को छीन लिया गया। यानी अब से जितने भी व्यापारिक कंपनियां भारत में आएंगी, वो सारे यहाँ पे अपने व्यापार को स्टैब्लिश कर सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन को ही यहाँ पे व्यापार करने का अधिकार अब नहीं रहा। इस तरह से व्यापारिक एकाधिकार छीन लिया गया। उसके बाद ईसाई धर्म का प्रचार किया गया इस एक्ट के तहत। उसके बाद चीन एवं पूर्वी देश, जो भी चीन और पूर्वी देश थे, उन सभी से 20 साल के लिए व्यापार का अधिकार को बढ़ा दिया गया। 20 साल और व्यापार के अधिकार को बढ़ा दिया गया ब्रिटेन के लिए, चीन और पूर्वी देशों के साथ। शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए के फंड की व्यवस्था भी इसी चार्टर एक्ट के तहत की गई। यानी इन साढ़े 5 एक्ट में हम लोग जो भी कुछ देखें, ये सब तो हुआ, बाकी और भी एक्ट है। बस आज इतना ही पर अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको
आगे के एक्ट के बारे में बताएंगे और आगे के जितने भी एक्ट हैं उन सभी के कार्यों को, उन सभी एक्ट में जो भी कार्य हुए और जो भी आगे हम लोग देखेंगे इतिहास, भारतीय संविधान के इतिहास में आगे के वीडियो में देखेंगे। कृपया करके लाइक और शेयर कर दें और आगे के वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कर दें, बेल का बटन दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।